हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स, आज मैं आप बच्चों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट के 5 इयर्स में जो आपके यूनिट 1 जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में है, वो लास्ट के 5 इयर्स में जो AK2 में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 5 इयर्स में, चाहे वो 2 मार्क्स के हो चाहे वो 7 मार्क्स के हो, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल में है उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखे हैं। फाइन, तो हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो फर्स्ट यूनिट जो है बच्चों हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, फाइन। तो इसमें जो है वो बहुत क्वेश्चंस है। ये जो है वो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस है बच्चे, और ये बेसिक जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। और उसके साथ ये जो क्वेश्चन ये भी 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और ये 4th और 5th को कंबाइंड में भी पूछ सकते हैं। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चे। ये ऑलरेडी लास्ट के 5 और 6 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस यही है। इनका थोड़ा सा ट्विस्ट जो किया है, थोड़ा सा चेंज किया स्टेटमेंट, बस ये हो सकता है, पर क्वेश्चंस यही पूछे गए हैं। फाइन, सेम। तो पहला जो क्वेश्चंस का एक मतलब पूरे यूनिट का सीक्वेंस है बच्चों। पहले हम बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्या पड़ी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है, डिस्कस द 3 फिजिकल फिनोमिनन विच could not explain on the basis of the classical physics। तो क्लासिकल फिजिक्स से हम कौन से 3 फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, और इससे क्या हो गया बच्चों, इससे हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। फाइन, तो क्लासिकल फिजिक्स जो है, जो हमारे पास जिसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, जहां पे न्यूटन्स लॉ की हम जब बात करते हैं तो उसको बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स है। पर हम उन लॉज से जो है वो कौन कौन से फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 3 फिनोमिनन, फर्स्ट इज बेसिकली ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया गया था। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्लासिकल फिजिक्स जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग पार्टिकल अलग है, वेव अलग है। पर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल क्या है, ड्यूअलिटी इन नेचर। हम आगे बात इसके ऊपर करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटोन को क्या पार्टिकल माना गया था क्लासिकल के अकॉर्डिंग, या फिर बोले या उसका वेव है, या वेव या पार्टिकल। पर क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं कि वेव पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के साथ वेव क्या है, एग्जिस्ट है। फाइन, इसलिए। और थर्ड है स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इसके बारे में भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसमें हमें बोर्स क्वांटाइजेशन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव की हम जब बात करेंगे तब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 3 जो बेसिक फिनोमिनन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्लासिकल फिजिक्स। ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था। फाइन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इसके ऊपर ही बनता है एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। रेडिएशन क्या है बच्चे, ब्लैक बॉडी है क्या? It is the body that absorb all the radiation, fall in it, and it emit
means it is the best absorber as well as the best emitter. That is a black body radiation. और ये basically जो black body है that will explain the relationship between the wavelength and the temperature with the energy of the black body. Fine. तो एनर्जी डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ या वेवलेंथ के साथ वेरिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है. फाइन. अब इसमें एक्सप्लेन, अब ब्लैक बॉडी की हम बात करें, ब्लैक बॉडी है कि दैट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमीटर. परफेक्ट एमीटर, अंडरस्टैंड. और इसमें हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, और इसमें क्या बात है, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से. क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी है, यदि हम बात करें यहां से, ये ब्लैक बॉडी है. फाइन. ये सारे की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा. फाइन. ये सारे की सारी रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो एब्जॉर्बर है. अब ये जो बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स से बोलती है कि ये इसके जो ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं, यहां पे कोटिंग जो की है, वो एक मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं और ये फोटोन की एनर्जी को एक क्वांटा के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. क्वांटा के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं मींस इसका मतलब है. और इसके बीच ये जो मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स हैं, एटम जो ऑसिलेटर हैं, वो ऑसिलेटर एक तो क्या करते हैं, क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करते हैं. एज वेल एज जो ये ऑसिलेटर्स हैं वो आपस में एनर्जी भी क्वांटा के फॉर्म में शेयर करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं करते हैं. 1 hν, 2 hν, 3 hν, इस फॉर्म में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, एज वेल एज एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज टू एमिट करते हैं. तो ये बेसिकली ब्लैक बॉडी. अब इसके बारे में हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में. तो ये ब्लैक बॉडी. अब इसी तरह से हम बात करते हैं एमिटर का. तो इट इज द परफेक्ट एमिटर. और यहां पे यदि हम बोलोमीटर, यदि हम यहां पे एक डिटेक्टर लगा दे तो ये इस तरह का स्पेक्ट्रम देगा. यदि एनर्जी डेंसिटी यू न्यू ड्यू न्यू, इसके जो एनर्जी डेंसिटी को वेवलेंथ के टर्म में प्लॉट करेंगे. ठीक है. ये हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की. तो जैसे ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब किया, अब ये एमिट कर रहा है, तो एज ए एमिटर, तो ये एमिट करने के बाद यदि हम एनर्जी डेंसिटी को वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें या फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा बच्चों. ये प्लॉट होगा इस तरह से. दिस इज द, ये टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर के साथ, दैट इज टेम्परेचर 1800 केल्विन और ये टेम्परेचर है 400 केल्विन. और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड 2 × 14 हर्ट्ज. ये यूबी और आगे जो है बच्चों विजिबल रीजन, यूबी एंड विजिबल. तो ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम. तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये बात करनी है. ब्लैक बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब लाइट कंप्लीटली एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, मीन्स इन डिस्क्रीट मैनर. फाइन. एंड द, और उसके बाद राइट डाउन द प्लान. इसके बाद है एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो आप ये बोलोगे कि जो ब्लैक बॉडी है दैट एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द, दैट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा मीन्स इन डिस्क्रीट, दैट इज nhν. एनर्जी इज nhν. क्लासिकल क्या बोलता है कि वो कॉन्टिन्यूस मेथड में एब्जॉर्ब करेगा. तभी इसी कारण से क्या है, ब्लैक बॉडी को क्लासिकल फिजिक्स के जितने लॉ हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. फाइन. अब यहां से बात करते हैं एनर्जी. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, राइट डाउन द प्लैंक्स एक्सप्रेशन फॉर द स्पेक्ट्रम एनर्जी. अब इस पूरे स्पेक्ट्रम को, ये तो आ गया एक्सपेरिमेंटली, ब्लैक बॉडी लिए आपने घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ब्लैक बॉडी लिए और आपको यहां पे एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट करोगे तो इस तरह का कर्व आएगा एक्सपेरिमेंटली. तो थ्योरेटिकली
जितने भी क्लासिकल के थे, जैसे कि रेले जीन्स है, बीन्स या बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हम जिसे बीन्स लॉ बोलते हैं, वो भी इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कोई लॉन्गर वेवलेंथ में वैलिड था, कोई शॉर्टर वेवलेंथ में वैलिड था, पर पूरी तरह से इसको कंप्लीट में जो प्लैंक्स ने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ये जो मैं कर रहा हूं सर्कल, ये बेसिकली प्लैंक्स का जो लॉ है। जैसे एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रेंज में, दैट इज 8 पाई न्यू क्यू डी न्यू अपॉन सी क्यूब, और h यहां पे आएगा ई एच न्यू के टी -1। तो ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन जो कि प्लैंक्स, इसको हम बेसिकली प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बोलते थे। प्लैंक्स ने इसको जब इस एक्सपेरिमेंटल, जो हमारे पास सॉलिड लाइन है ब्लैक वाली, ये जो है बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग इसको जब हमने प्लॉट किया यहां पे, तो ये जो सर्कल एग्जैक्टली मैच किया, मतलब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, इसको बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, और ये बेसिकली प्लैंक्स एक्सप्रेशन फॉर द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो प्लैंक्स ने क्यों ये वैलिड, क्योंकि प्लैंक्स ने कहा कि जो फोटोन है वो क्वांटा के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा एंड एमिट भी क्वांटा के फॉर्म में होगा। बट क्लासिकल क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी, कॉन्टिन्यूसली एमिट होगी। तो इस तरह इस अजम्पशन से, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, व्हाट आर द assumptions ऑफ द प्लैंक्स लॉ। तो assumption क्या क्या थी कि what is the assumption, the energy by the black body is absorbed or emit in the discrete manner in the form of quanta, fine, पहली assumption। second assumption है कि these the atoms of the black body will behave as a molecular oscillator and these oscillator absorb energy in continuous, not continuous, in discrete manner and emit in the discrete manner, fine। and also third क्या assumption है, these molecular oscillators can exchange energy in the form of quanta। तो 3 assumptions आपको याद रखनी है प्लैंक्स की assumption। ये 2 नंबर में, अब 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइन। तो ये तो हम बेसिकली हमारा हो गया पूरे का पूरा जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस यही होंगे, ट्विस्ट करके पूछेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपको होना जरूरी है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, अब हम फिर सेकंड, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैटर वेव एंड ईएम वेव। अब यहां से हम व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, पहले हम ये कहते हैं कि व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैटर वेव एंड द ईएम वेव। सो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आप बच्चे ऑलरेडी 12th में काफी चीजें समझ के आया। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वेव पार्टिकल duality, then the wave particle duality का मतलब है कि when a particle is moving the wave is associated with it। suppose the particle have a mass m, it is moving with velocity v, then the wave is associated with it, the wave is associated with it, understand, the wave is associated with it and the wavelength of this wave, that is called the matter wave, is h upon mb, फाइन। सो जब एक पार्टिकल मूव करेगा उससे उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी दैट इज द मैटर वेव, और मैटर वेव जो है बेसिकली दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb, h इज द प्लैंक कांस्टेंट मास। तो आप अब देखिए वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हुआ ना बच्चों, दोनों ड्युअलिटी मतलब वेव और पार्टिकल दोनों जो है वो नेचर शो करता है। तो यहां देखिए इस तरफ आप देखिए वेवलेंथ किसका होता है, वेव का, और मास किसका होता है, मास इज या बोल मोमेंटम दैट इज पार्टिकल।
तो देखिए बच्चों, तो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है दोनों, एक तरफ वेव नेचर, एक तरफ पार्टिकल नेचर, तो इसको हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी बोलते हैं। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v and having the mass m, then that associated the wave associated with it and the wavelength is lambda। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको देना है, फाइन। और ये लैम्डा की, अच्छा इस तरह से आपको लिखना वेव एंड दिस इज द पार्टिकल, तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और ये मैटर वेव है, दिस इज बेसिकली मैटर वेव, ये पार्टिकल है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव एंड ईएम वेव। अब क्वेश्चन की व्हाट इज द, क्या मैटर वेव अलग है, ईएम वेव अलग है? हाँ, यस, मैटर वेव अलग है और ईएम वेव अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, या डी, ओनली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट, फाइन, प्रोड्यूस द ईएम वेव। जैसे कि हमारे पास एंटीना है, डाइपोल एंटीना है, वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, उसमें चार्ज एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करते हैं, फाइन। तो ईएम वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि ईएम वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, यहां से हम छोटा सा और थोड़ा सा लिख लें मैटर वेव के बारे में, मैटर वेव एंड ईएम वेव, मैटर वेव एंड ईएम वेव में द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, मैटर वेव को होते व्हेन चार्ज और अनचार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v produce wave having wavelength is h upon mv। अच्छा, इसमें क्या ईएम वेव में ओनली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होंगे या डी एक्सेलरेट होंगे, और उसका वेवलेंथ होगी सी बाई फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी बच्चे आप समझते हैं। अच्छा, यदि हम फ्री स्पेस की बात करें तो ये कांस्टेंट सी की वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इट इज मूविंग वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट, इसके जो वेलोसिटी है दैट इज डिपेंड अपॉन, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज डिपेंड अपॉन द मास, फाइन। तो वेलोसिटी वेरी, यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, फ्री स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंड द वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास, फाइन। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस में, इसमें जो है वो वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, फाइन। तो ये है, और इसमें जो है मैटर वेव, चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी v प्रोड्यूस द वेव हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये है बेसिकली मैटर वेव एंड ईएम वेव, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है मैटर वेव। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहले तो मैटर वेव पे हम बात कर रहे थे। मैटर वेव के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। मैटर वेव के बारे में हमारे पास न्यूमेरिकल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, एक लैम्डा इज, इसको h इज इक्वल टू 2m e के काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एनर्जी यदि एक्सेलरेट किया गया, माना कि आपके पास यहां पे आपने वोल्टेज अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल आ सकता है वोल्टेज, और उसको हमने इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल को
एक्सेलरेट किया, फाइन, इसको हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया विद हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज, तो टोटल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज ईवी। तो यहां पे हम ईवी, तो आपको यदि वोल्टेज दिया होगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की -19 गिवन होगा, वोल्टेज दिया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ई के। और यदि आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ कि न्यूट्रॉन के बारे में, तो उसका यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो H/2m kT, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है। यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को मतलब हीट किया, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन का सोर्स को हीट किया और न्यूट्रॉन एक्सेलरेट किया किसी टेम्परेचर T में, तो उसके पास ये 4 फार्मूला से एक तो क्वेश्चन बच्चों आएगा, चाहे ये वाला कर लो चाहे इसको कर लो। यदि काइनेटिक एनर्जी दोगे तो ये वाला यूज करना है, यदि टेम्परेचर दियोगे तो T दिए, मतलब आपको चार्ज को या पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, फाइन, एक्सेलरेट करना है, तो आपको ये वाला इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है। तो एक्सेलरेट करने पे आपको कई सारे तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम, यदि आपके पास मोमेंटम दिया होगा तो ये दिया होगा, आप उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी तो ई के होगा। अब काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज अप्लाई करके भी हो सकती है और टेम्परेचर भी देके हो सकती है, तो ये क्वेश्चंस मैटर वेव में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडक्टिंग डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ये क्वेश्चन आया हो तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डेविसन एंड जर्मर एक जो कि साइंटिस्ट थे, एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, तो डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट करके एक निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक किया। यदि हम यहां से बात करें तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास निकल क्रिस्टल है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स का बीम जो इंसिडेंट किया, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है, फाइन। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है 7 मार्क्स पर। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का पहले आप ये लिखना कि एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिफ्रैक्शन मेथड। तो यहां से क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है और ये लेंस उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फाइन बीम में। जब इलेक्ट्रॉन से पास होगा तो यहां से डिटेक्टर, यहां पे डिटेक्टर है, वो क्या करेगा, डिटेक्टर जो है वो इस तरह का एक कर्व, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे दैट इज द 54 वोल्ट पे, ये इस तरह का एक कर्व, इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। इंटेंसिटी पर्टिकुलर वोल्टेज पे विद एंगल, तो पर्टिकुलर वोल्टेज पे एंगल पे ये इस तरह का एक बिहेवियर शो कर रहा था, फाइन। यहां पे इस डिटेक्टर ने इंटेंसिटी के बीच का और ये थीटा और किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो है ये इस तरह का नेचर शो कर रहा था। तो इसे हम बेसिकली वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, तो आप ये फिर डिफ्रैक्शन मेथड से ये प्रूव हुआ, जो इसकी वेवलेंथ थी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H/mb और 2d sin थीटा n लैम्डा, ये है डिफ्रैक्शन का लॉ और ये है मैटर वेव। इन दोनों से जो वेवलेंथ कैलकुलेट, d इज द स्पेसिंग बिटवीन दीज टू और थीटा है डिफ्रैक्शन एंगल, फाइन। तो डिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू यहां पुट करेंगे, 2d यहां पे नोन है, निकल का क्रिस्टल में d नोन है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और तो यहां से जो ऑर्डर 1, यदि 1 ले तो लैम्डा की वैल्यू और लैम्डा की H/mb की इक्वल आई। इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्रैक्शन कौन शो करता है, वेव। तो इलेक्ट्रॉन के, तो जब इलेक्ट्रॉन को इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बिहेवियर बता रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, तभी डिफ्रैक्शन हो रही है, फाइन। तो ये बेसिक डेविसन जर्मर का है, आपको ये वाला डायग्राम बच्चों और ये,
और इतना भी आप लिख दोगे 7 मार्क्स में, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना है, फाइन, मैंने ऑलरेडी वीडियो बता रखा है कि किस तरह से डी, तो ये बेसिक आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। फाइन, तो डेविसन एंजर्मर, तो ऑब्जेक्टिव द कंडक्टिंग डेविसन एंजर्मर टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिफ्रैक्शन मेथड। तो डिफ्रैक्शन, क्योंकि निकल क्रिस्टल है तो उसकी जो प्लेन्स है वो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करती है फॉर द इलेक्ट्रॉन। फाइन, तो यहां से, और ये वाला बच्चों ध्यान रखना, दैट इज द डिटेक्टर। फाइन, अंडरस्टैंड, और ये एंगल है हमारे पास फाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो बच्चों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो डी ब्रॉगली वेव की, तो फोटोन के केस में देखिए, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, ओके, और यहां से ई जो एनर्जी जो है डेट इज एच न्यू, मतलब एच सी बाई लैम्डा, और यहां से लैम्डा में यदि हम फोटोन की बात करें तो फोटोन कैसे है, डेट इज एच सी बाई एनर्जी। दिस इज द बेसिक द वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, हम यहां से बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, अच्छा, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी हमने बात कर ली है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यदि उसके पास एनर्जी है तो ये इसको हम एच अपॉन 2m ई, यदि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ई के है। अभी सेकंड क्वेश्चन में यदि हम बात करें, सेकंड ये तो हो गया ए वाला फोटोन का केस। अब हम बात करते हैं यहां से न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं कि अब पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ कि न्यूट्रॉन का वेवलेंथ कितनी है, यदि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m एंड दैट इज ई के। तो ई के हमारे पास एनर्जी है 1, तो यहां से हमारे पास एच जो है वो 6.6 इंटू 10 की माइनस 34 जूल सेकेंड, और 2 और मास कितना होगा 1.67 इंटू 10 की माइनस 27। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। फाइन, इसके बाद एक ट्रिक और है कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया हो और उसके पास वोल्टेज दी हुई, तो हमें फार्मूला 12.3 ऑंगस्ट्रॉम अपॉन वोल्ट। यदि हमारे पास हमने एक्सीलरेट किया है, जैसे हमने 12 वोल्ट में जो है वो एक्सीलरेट किया, तो सीधा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। ये एक ट्रिक है, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन दिया हो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, या सॉरी मूविंग इन पोटेंशियल b, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज कर देना इलेक्ट्रॉन के लिए, सीधा ये वाला फार्मूला। नहीं तो यदि काइनेटिक एनर्जी दी हो तो ई के इस फॉर्म में कर देना है। मास हमें पता है 9.1 इंटू 10 की माइनस 31, एच 6.63। तो इस तरह से ये जो है वो वाला रिलेशन भी आप बच्चों याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। उसके बाद व्हाट इज द फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब इसके बाद अब हमारे पास मैटर वेव के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब मैटर वेव और ईएम वेव के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो क्या मैटर वेव की वेलोसिटी और ईएम वेव की वेलोसिटी एक है या अलग अलग है? इन दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से हम बात करें फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी मींस velocity of single wave, और इसको BP इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द फेज वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी। और BG क्या है, VG इज डी ओमेगा बाई डी के क्या है, वेव नंबर है। फाइन, तो यहां से हम बात करें तो ये है सिंगल वेव, और ग्रुप वेव जो है बेसिकली
इस तरह का ये बिहेवियर है, ये पार्टिकल इसके अंदर है, दैट इज द मास m, और ये बहुत सारी वेव सुपर इंपोज करके एक वेव पैकेट के फॉर्म में बनाती हैं। तो वेव पैकेट के फॉर्म में बहुत सारी वेव, एक वेव पैकेट में कहीं पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। यहां पे है जो प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम टू फाइंड द पार्टिकल। तो ये जो वेव है दैट इज द वेव पैकेट, ये इसका मतलब है कि मैटर वेव जो है वो वेव पैकेट्स के फॉर्म में है, वेव पैकेट्स के फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में मूव करते हैं। फाइन, मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो डी ओमेगा, इसकी ये जो मैटर वेव है इसकी वेलोसिटी बीजी होगी, और ये वीजी जो है इसकी वेलोसिटी पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होगी। दैट इज द पार्टिकल ऑफ मास m एंड दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी बीजी। बिकॉज पैकेट के फॉर्म, एक पैकेट है तो पैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। फाइन, तो वेव पैकेट की वेलोसिटी वीजी है और ये वेलोसिटी पार्टिकल की। फाइन, और ये फेज वेलोसिटी है और ये ग्रुप वेलोसिटी है। फेज मतलब सिंगल वेव की वेलोसिटी इज द फेज वेलोसिटी। सो ये प्रूव किया गया, ये प्रूव ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका कि पार्टिकल की जो मैटर वेव है उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है। फाइन, तो अब एक और रिलेशन है, आल्सो राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव मीडियम। तो बीजी, तो डिस्पर्सिव मीडियम मतलब कि वेवलेंथ डिपेंडेंट, द वेलोसिटी इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। फाइन, तो इसमें जो बीजी इज इक्वल टू बीपी माइनस लैम्डा डी बीपी अपॉन डी लैम्डा। ये फेज वेलोसिटी और ये है ग्रुप वेलोसिटी वीपी माइनस लैम्डा, लैम्डा के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिफरेंट, जैसे वेवलेंथ डिफरेंट है, रेड वायलेट ग्रीन, तो उसके साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। फाइन, तो इस तरह डीपी, और ये है डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम ऐसा मीडियम जो कि वेवलेंथ डिपेंडेंट हो, मतलब कि ऐसा मीडियम जो कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए बिहेवियर अलग अलग हो, ऐसा मीडियम। तो ये हो गया डिस्पर्सिव मीडियम। तो रिलेशनशिप बिटवीन बीजी एंड बीपी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। अब पर यदि आप नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, नॉन में बीजी इज इक्वल टू बीपी, बीजी जो है वो बीपी के बराबर होगा। ग्रुप वेलोसिटी, तो रिलेशन ऐसा था कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो ग्रुप दैट इज द बीजी। अब हमारे पास, अच्छा अब बात करते हैं कि बोर्ड्स, इसके बारे में पहले हम बात कर लें, थोड़ा सा वेव फंक्शन पे आते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरप्रेट द बोर्ड्स क्वांटिटेशन रूल ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रॉगली मैटर वेव। तो हम इसको कंटिन्यू करके क्वेश्चंस और आता है, क्वेश्चंस हम बात करें, इसी से ही रिलेटेड आगे है क्वेश्चंस आया हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर वेव, सॉरी वेव फंक्शन, वेव फंक्शन साई, और एक क्वेश्चन और मैंने लिखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साई एंड साई स्क्वायर, इसके बीच का रिलेशन क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो यहां से ही अब इस जो हमने मैटर वेव है जो कि वेव पैकेट के फॉर्म में जा रही है, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहां पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज मैटर वेव बोला था कि बहुत सारी वेव से मिलके बनी हुई है, सुपर इंपोजल। जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसका बहुत सारी वेव एसोसिएट है, और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी पार्टिकल की फाइंड करने की, जहां पे डिस्ट्रक्टिव वहां पे मिनिमम होगी। और एक टाइम पे आप पार्टिकल या वेव नेचर, एक टाइम पे आप एक ही चीज को मेजर कर पाओगे, चाहे वो वेव नेचर चाहे वो पार्टिकल नेचर। फाइन, दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, अब मैटर वेव को बताने के लिए कोई फंक्शन चाहिए बच्चों, वो फंक्शन है साई, दैट इज अ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन, व्हाट इज द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन
describe the behavior of matter wave, behavior of matter wave। बिल्कुल यहां से बिल्कुल लाइन में हम आए, बिल्कुल ऑर्डर में आए कि क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, उसके बाद हम मैटर वेव में आए, फिर मैटर वेव्स के बाद हम फिर वेव के बाद हम यहां पे वेव फंक्शन के बारे में पहुंच गए यहां पे। अब वेव फंक्शन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर वेव, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, और साई स्क्वायर में क्या है, साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाट साई स्क्वायर, साई ये तो द वेव फंक्शन साई डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर वेव। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर को हम किसी स्पेस में करें, इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, मतलब बहुत माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक करें किसी वॉल्यूम वी में, जब ये 1 हो जाए, साई फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, साई सपोज करो AX है, या साई A साइन X है, ठीक है, या साई कॉस X है, या साई एक्सपोनेंशियल है, साई फंक्शन कुछ, जब हम इसको यहां पे साई का स्क्वायर क्या करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी शुड बी मैक्सिमम, मतलब कि वहां पे पार्टिकल होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और जब साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0 एट द स्पेस। तो साइज की सिग्निफिकेंट नहीं है, पर साई स्क्वायर क्या बताता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल एट पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी प्लेस पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है वो बताता है साई का स्क्वायर। इस साई कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है वो किसी तरह से AX की तरह भी बिहेवियर होता है, पर फाइन AX का स्क्वायर भी हो सकता है, AX का क्यूब भी हो सकता है, साइज इक्वल टू A साइन, जैसे साइनसोइडल वेव है तो साइज इक्वल टू A साइन X भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू 0। तो आपको व्हाट इज साई, साई क्या है, इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर वेव, एंड व्हाट इज द साई स्क्वायर, साई हैज नो सिग्निफिकेंस। व्हाट, जब हम साई का एब्सोल्यूट का स्क्वायर करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं स्पेस में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dv वॉल्यूम, तब 1 आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम इन द वेव पैकेट, आप बोल लीजिए, या व्हेन साई डेल्स के dv 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी मिनिमम। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बच्चों, इस वेव पैकेट के अंदर, वेव पैकेट में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिनिमम। तो ये चीजें जो है वो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, अच्छा अब साई तो हमें पता चल गया, अब साई तो हमें पता चल गया, अब इस साई की हेल्प से हम स्मॉल साइज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि उनके साथ वेव एसोसिएट होती है, उसके मतलब वो मेजरेबल क्वांटिटी है, फाइन, तो वेव एसोसिएट होती है, अब उनका बिहेवियर हमें पता करना है। जैसे हमारे पास ये डस्टर है या हमारे पास ये मार्कर है, इसका तो हम मास पता है, वेलोसिटी पता है, एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर स्मॉल साइज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इसकी जब ये मूव करेगा तो इसके पास जो वेवलेंथ होगी वो बहुत कम होगी, जो कि इसको हम बोलते हैं कि वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, पर वेवलेंथ एसोसिएट होगी, दैट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। उसको मास एंड वेलोसिटी के साथ मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी कैलकुलेट हाफ mv² से कैलकुलेट कर सकते हैं। वट हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि उसमें जो वो वेव नेचर है वो डोमिनेंट, मतलब कि वेवलेंथ इज मेजरेबल क्वांटिटी, उसमें हम इस तरह से एनर्जी जो क्वांटिटीज हैं, मतलब एनर्जी मोमेंटम्स और एसोसिएटेड जो टर्म्स, उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखिए कहां से हम यहां से चले, साई तक आए, और साई के बाद हमें श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड श्रोडिंगर्स, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। वेव इक्वेशन। अब इस साई की हेल्प से क्या करेगा बच्चों,
वो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे दी, क्योंकि कई सारे फिनोमिना में टाइम इंडिपेंडेंट होता है, कई सारे फिनोमिना में टाइम की डिपेंडेंसी होती है। जैसे हमने लेजर की बात की कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहा तो 10⁻⁹ सेकंड तक रहेगा, या मेटास्टेबल स्टेट में 10⁻³ सेकंड तक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे हमारे पास टाइम की डिपेंडेंसी आती है वहां पे हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को यूज करते हैं, और जहां पे टाइम की डिपेंडेंसी टाइम इंडिपेंडेंट हो वहां पे हम टाइम इंडिपेंडेंट यूज कर लेते हैं। तो टाइम, तो हमारे पास डेल स्क्वायर, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस, डेल स्क्वायर भाई प्लस 8m प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। फाइन। अब ये हो गया टाइम इंडिपेंडेंट। इस तरह से टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी थी बच्चों, -h² डेल स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू ई साई, दैट इज ई साई का मतलब हो गया आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। ठीक है, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। तो ये जो है दैट इज द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अब यहां से देखिए, ये है एनर्जी का क्वांटा, ये है एनर्जी ऑपरेटर, दैट इज, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। यदि हम इसके साथ में साई लगा दें, साई पता हो उसको टाइम के साथ जो है वो डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें उस पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी। इसको एनर्जी ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको दैट इज बेसिकली जो है वो दिस इज बेसिकली ई साई। तो ये वाला पूरे का पूरा एनर्जी ऑपरेटर हो गया, दैट इज इक्वल टू ई। यदि हम किसी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसमें हम इसको ऑपरेट कर दे, इस पे ऑपरेट कर दे, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। ये पार्टिकल है, हम स्मॉल साइज पार्टिकल की बात करें जिसके साथ वेव एसोसिएट है, जो मतलब कि मेजरेबल है, जिसकी की वेवलेंथ। तो ये क्या है, देखो हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, आई एच का डेल अपॉन डेल टी। अब ये साई कैसे मिलता है, आपने ऑलरेडी एस और पी का आपने देखोगा शेप, डंबल शेप। फाइन, तो एस और पी का वो क्या है, वो बेसिकली एक इमेज जो है वो हमें उसके फोटोग्राफ लिया गया और उसमें जो है वो पार्टिकल का वेव नेचर, उस तरह का एक शेप आती है ना, डंबल शेप। जब हमें पता चल जाएगी साई, उससे हम साई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और साई की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और हमें वी पता हो तो एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन, तो इस तरह से हम पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टिकल इन बॉक्स, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आइगन वैल्यू, नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगी, व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D इनफाइनाइट बॉक्स एंड कैलकुलेट। ये क्वेश्चन आता है, एंड कैलकुलेट द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ये क्वेश्चन आता है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन।
इसमें क्या आपको क्या करना है, इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इन्फिनाइट बॉक्स में, दैट इज अ इन्फिनाइट बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ट्रैप है, या कोई पार्टिकल, चलो इसको हम पार्टिकल मान लें, कोई भी पार्टिकल इसके अंदर ट्रैप है जिसका मास है और फ्रीली मूव कर रहा है, कोई इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ यहां पे 0 से लेके x इजिकल टू एल ये बॉक्स है। अब इसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, फाइन। तो इसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो जो एनर्जी था, इसकी एनर्जी तो हमने कैलकुलेट की थी, E इज इक्वल टू n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन 8ml स्क्वेयर। एनर्जी शुड बी क्वांटाइज्ड। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने सॉल्व किया था बच्चे, इसको ऑलरेडी डिस्कस। और साई और इसके साथ जो वेव एसोसिएट है साई एन, दैट इज √2/L साइन n पाई x/L। तो ये वेव फंक्शन है। तो आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है साई 1, साई 2, साई 3 आपको कैलकुलेट करना हो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, और ये एनर्जी स्टेट है n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो ये बेसिकली एनर्जी एंड द वेव फंक्शन जो है वो पार्टिकल। और आपको क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन बिटवीन द टू, और वेव फंक्शन भी कैलकुलेट किया हुआ है। साई एन इज द एनर्जी 1 2 3, एनर्जी स्टेट 1 2 3 4 5, एन इज 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यदि ये फ्रीली पार्टिकल है तो हम इसको कैसे लेंगे, डेल स्क्वायर साई प्लस एच स्क्वायर पाई स्क्वायर ई, और बी यदि फ्रीली पार्टिकल है तो डेट इज इक्वल टू 0, फ्री पार्टिकल है। इसका सोल्यूशन जो है वो ई एन है, दैट इज द आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू और ये आइगन फंक्शन है। तो जब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिंपल सा एनर्जी वैल्यू और आपको इसके व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल ट्रैप्ड इन द इन्फिनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स, और इसमें आपका वेव फंक्शन की वैल्यू, और ये डेल स्क्वायर साई, और इसके डेरिवेशन आपको आएगी बच्चों। तो डेरिवेशन के लिए आप मेरे वीडियोज में जा सकते हैं, तो इसके पूरे की पूरी डेरिवेशन है, और आपका पार्टिकल बॉक्स जो है वो सॉल्व किया बहुत इजी है। यदि आप एक बार थोड़ा सा मन लगा के उसको कर लोगे तो 100% 7 मार्क्स आपके डेफिनेट आएंगे बच्चों, फाइन। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, फाइन। तो न्यूमेरिकल मैंने बोल दिया कि आपको बोल दिया कि फर्स्ट स्टेट में या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी यदि लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है इसका बॉक्स, तो यहां पे 1 मतलब इलेक्ट्रॉन का मास m, आप इजीली एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से वेव फंक्शन 1 यहां पे 1 2/L, L आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम फॉर एग्जांपल, x L इसको हम करेंगे तो हमें साइन n भी पता चल जाएगा, वेव फंक्शन भी पता चल किस तरह का वेव होगी उस पार्टिकल के साथ। अच्छा, इसके बाद बोर्स क्वांटम अभी इंटरप्रेटेड। अब ये क्वेश्चंस और जो वेव फंक्शन के ऊपर भी हम बात कर रहे थे उस दिन, तो वेव फंक्शन की जो बोर्न्स की अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है कि साई विच डिस्क्राइब द वेव फंक्शन, एंड साई स्क्वायर इज बेसिकली क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल एट वॉल्यूम dv। तो ये बेसिकली बोर्न्स की अप्रोक्सीमेशन थी। और सिग्निफिकेंस क्या था, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन, व्हाट इज द कैरेक्टर, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट इज it will be continuous, ठीक है, ये लिखना है, it is single value, ठीक है। और थर्ड, it will be continuous, it will be single values and finite होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जिसे बेल बिहेव्ड वेव
फंक्शन, इट विल बी कॉन्टिन्यूस, इट विल बी सिंगल वैल्यू, इट विल फाइनाइट वैल्यू, मतलब हर पॉइंट पे दो वैल्यू ना हो, सिंगल वैल्यू हो, फाइनाइट हो। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन का साइज स्क्वायर बोर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी वी इज इक्वल टू 1। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी शुड बी मैक्सिमम, पार्टिकल होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम 100% होगा। और साइज स्क्वायर ये बोर्न्स की अप्रोक्सीमेशन है बच्चे। क्वेश्चन अलग तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो कॉन्टिन्यूस, इट विल बी कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यू। फोर्थ आपका एक और है नॉर्मलाइज, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइज होना चाहिए। फाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आता है। अब इसके बाद एक और जो लास्ट क्वेश्चन ये बचा कि इंटरप्रेट द बोर्स क्वांटाइजेशन रूल ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रॉगली मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव के बाद बोर्स जो आपके पास बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, तो ये इसमें ये बेसिकली डेफिनेट ऑर्बिट की बात करते हैं कि ये हमारे पास ऑर्बिट है और यदि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ये बिहेव कर रहा है, फाइन, ये मैटर वेव है, वेव नेचर है, ये डेफिनेट इलेक्ट्रॉन में तब होगा। अच्छा, क्लासिकल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे कर सकता है, मूव कर सकता है। व्हाट बोर्स ने कहा कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल। ये जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द NH अपॉन 2π। ये बोर्स अप्रोक्सीमेशन है। क्या ये? बोर्स अप्रोक्सीमेशन। तो ये दैट इज द MBR एंगुलर, वही होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH अपॉन 2π होगा। फाइन। सो एंगुलर मोमेंटम इज NH अपॉन H इज द प्लैंक कांस्टेंट 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH बाई 2π होगा। वही एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैन मूव। फाइन। तो ये बेसिकली क्या है? बोर्स क्वांटाइजेशन रूल्स ऑन द बेसिस है। वेव मींस कि इलेक्ट्रॉन मूव कर, उसके साथ ये वेव एसोसिएट की इस तरह की शेप है। ये बता रहा है कि वेव है एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के साथ, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो इस तरह से है। फाइन। और दैट इज द, और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो दैट इज MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये है डी ब्रॉगली वेव। फाइन। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास बोर्स क्वांटाइजेशन रूल्स। अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर बनते हैं बच्चों। फाइन। तो कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अब कॉम्पटन इफेक्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? ये हमारे पास यदि कार्बन का, कॉम्पटन ने किया कि कार्बन है और यहां से गामा रे या एक्स रे, हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन जब कार्बन ब्लॉक पे स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और साथ साथ में एक हायर एनर्जी का, लो एनर्जी का फोटोन एमिट करता है। ये है इंसिडेंट फोटोन लैम्डा और ये लैम्डा डैश, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक फोटोन एमिट करता है। और इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटोन की हम बात करते हैं, वो उस जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लो एनर्जी का फोटोन, दैट इज द लो एनर्जी का फोटोन, जैसे कि विजिबल रेंज, इसमें हम बात करते हैं गामा या एक्सरे, हाई एनर्जी का फोटोन। तो लो एनर्जी के फोटोन में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे लो एनर्जी का फोटोन, मतलब कि मैटर, लाइट मैटर इंटरेक्शन होगा, जहां पे कि एनर्जी का फोटो, लो एनर्जी फोटोन मेटल पे या मटेरियल पे
स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और जब हाई एनर्जी फोटोन होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक वेवलेंथ दैट इज अ लैम्डा डैश, और ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। फाई क्या है, इस तरह से यदि हम बात करें तो दिस इज फाई, और इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट आए, आपको ये चीज आप एक्सप्लेन कर पाओ, इतना आप डायग्राम बना लो और इस तरह से कर दे, और लॉ ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को यूज करने के बाद हमें ये लैम्डा डैश और लैम्डा के बीच का रिलेशन मिलेगा, h इज इक्वल टू m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई, ये मिल जाएगा बच्चों आपको। तो ये कॉम्पटन शिफ्ट दैट इज ए डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई, इसे हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है, व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट, फाई इज 90 डिग्री या फाई इज 180 डिग्री, तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कब होगी, व्हेन फाई इज 180 डिग्री मैक्सिमम होगी ना, बिकॉज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c, और 1 माइनस कॉस फाई मतलब दैट इज द 2h अपॉन m नॉट c। ठीक है, फाइन, h इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन c, और ये 2h को हम जब कैलकुलेट करेंगे, फाइन। और इस तरह से मिनिमम कब होगा, जब फाई जो है वो 0 होगा, तो कॉस फाई 0, डेल्टा कॉम्पटन शिफ्ट विल बी 0। तो इतना मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारा आता है 0.0484 ऑंगस्ट्रॉन्ग। तो ये बेसिकली कितना आता है, 0.0484 ऑंगस्ट्रॉन्ग के अराउंड आता है, और एक्सरे की वेवलेंथ 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग में। तो इट इज द मेजरेबल क्वांटिटी। व्हाट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज द कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द विजुअल रेंज। एक तो क्या है रीजन, कि जो फोटोन की वेवलेंथ फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, पहला तो ये है, और सेकंड जो कॉम्पटन शिफ्ट आती है वो 0.001% आती है, मतलब ये मेजर, हम उसको मेजर, कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, लैम्डा डैश जो कि स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन के बीच का डिफरेंस, वेवलेंथ का अंतर, उसे हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो वो अंतर बहुत कम होता है, तो हम विजुअल रेंज में हम उसको मेजर वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और दूसरा कारण कि फोटोन की एनर्जी बहुत कम है इन केस ऑफ द विजुअल रेंज। तो हम विजुअल रीजन में कॉम्पटन इफेक्ट को मेजर नहीं कर सकते, और कॉम्पटन इफेक्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटोन को वैलिडेट करने के लिए कॉम्पटन इफेक्ट है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और यदि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाए, इससे भी ज्यादा, तो थर्ड है मैटर वेव इंटरेक्शन में हम बात करेंगे, दैट इज अ पेयर प्रोडक्शन, मास एनहिलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दैट इज बेसिकली पेयर प्रोडक्शन हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा वो एनर्जी मतलब कि मेटरलाइज हो जाता है, फाइन। तो ये तीन फिनोमेना पे, दो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाकी कॉम्पटन इफेक्ट के बाद, फाइन। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, और मेरे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन है, एक एक वीडियो जो है वो वहां पे मेंशन है। कोई कमेंट होगा तो प्लीज मेंशन करना, फाइन। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन, उसका वीडियो बच्चों बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।